अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स फॉल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल हवाल हैं जनाब मेरे सबके सब व्यूअर्स के। क्रिकेट की हम बात करेंगे, लेकिन ये जो आईपीएल का साइक्लोन आया, इसके अंदर क्रिकेट की खबरें और वो जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट की खबरें और जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वो सारी दब के रह गई। और हम सब आईपीएल की बात कर रहे थे, आईपीएल को बल्कि अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। सो हम भी इस हवाले से बात करेंगे कि जो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस जिस सी 100 पर सवार थे, फाइनली उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। हार्दिक पांड्या चले गए हैं मुंबई इंडियंस में और जो कैमरन ग्रीन है वो कैश डील पर चले गए आरसीबी में। इस हवाले से आपसे बात करेंगे आईपीएल में किस फ्रेंचाइज की पॉकेट में कितने पैसे हैं, कौन सी फ्रेंचाइज है जो कि इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो बड़े बड़े फैसले कर सकती है, बहुत अच्छे प्लेयर्स पिक कर सकती है, और कौन से ऐसे नए प्लेयर्स हैं जो कि हम इस आईपीएल में देखने वाले हैं। कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसको ज़रा सोचना पड़ेगा प्लेयर्स को लेते हुए, और कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसको इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ बचे तो फिर मैं भी उसमें से अच्छा छांट के उठा लूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी, इमाद वसीम की लास्ट प्रोग्राम में मैंने बात की थी उनकी रिटायरमेंट की, और जो दो मेरे व्यूअर्स हैं, नाम मैं भूल गई हूँ, ऐना भूल जाती हैं, बादाम खाया करें। बिल्कुल जी, बादाम मैं खाऊंगी, लेकिन अभी मैं वो जो दो नाम है वो मेंशन कर दूंगी मैं वीडियो में कि किन दो ने ये पॉइंट रेस किया। तो हमने कहा इस हवाले से बात करते हैं और क्या पॉइंट उन्होंने रेस किया, और इमाद वसीम की रिटायरमेंट के मुतालिक क्या हम बात करेंगे आगे चलकर, आपको पता चलेगा। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20 जो कि इंडिया ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। यही मैं चाह रही थी कि भाई जीत तो आपने लिया था लास्ट T20, लेकिन वो जो बात है ना वो नेक टू नेक आ गई थी, तो इस दफ़ा बड़े मार्जिन से जीता है, उस पर कुछ बात करेंगे। और जी, पाकिस्तान का जो कैंप है उसका पहला मरहला ख़त्म हो गया, क्या परफॉर्मेंसेस रहीं, क्या उसके अंदर ऐसा है कि जिस पर बात की जा सकती है, और बाबर आजम इस कैप्टनसी को छोड़ने के बाद किस नई फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और शान मसूद के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और आप रहिएगा हमारे साथ साथ। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के हवाले से। और आईपीएल में सबसे पहले हार्दिक पांड्या को हम सब जानते हैं कि अब उनकी ट्रेड हो चुकी है, और ट्रेड के बाद वो आ चुके हैं अपनी मदर फ्रेंचाइज यानी कि मुंबई इंडियंस में वापस। अब ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस पर कुछ लोग जो हैं वो अनईजी हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस हवाले से आपसे बात करते हैं और थोड़ा सा ज़रा आपको पीछे लेके जाते हैं। अब तो जो हुआ हम सबको पता है, लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या को आईपीएल में लेकर आई मुंबई इंडियंस 2015 में 10 लाख रुपए का हार्दिक पांड्या को ख़रीदा गया, और हार्दिक पांड्या ने जो 4 टाइटल्स मुंबई इंडियंस ने जीते रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर 2015, 17, 19, 21, उसमें हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा थे। फिर जनाब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या चले गए। ऐसा हुआ कि मेगा ऑक्शन हुई, और उस मेगा ऑक्शन में 4 प्लेयर्स आप रख सकते थे, और मुंबई इंडियंस ने क्या किया। मुंबई इंडियंस देखिए जी, वैसे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुंबई इंडियंस जो है वो बड़े प्लेयर्स को संभाल के रखती है, उनके बड़े रिलेशंस होते हैं प्लेयर्स के साथ, और कोई मुझे कह रहा था कि लाहौर कलंदर्स की तरह मुंबई इंडियंस है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। देखेंगे जितनी फ्रेंचाइजीज हैं दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर आपका फ़ायदा पहले आता है, और जो रिश्तेदारियाँ होती हैं वो बाद में आती हैं। सो मुंबई इंडियंस ने तब भी यही किया था कि अभी जो हार्दिक पांड्या को ऐसे वेलकम कर रहे हैं जो अंबानी ग्रुप है, कि जैसे पता नहीं जो बिछड़ा हुआ बेटा था वो मिल गया है, या फिर बेटा जो था वो अलग हो गया था, दोबारा फैमिली का पार्ट बन गया है। यही जो मुंबई इंडियंस हैं, इन्होंने उस वक्त जब 4 प्लेयर्स को रिटेन करना था तो जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, स्काई और जी पोलार्ड, इनको रखा था, और हार्दिक पांड्या और दूसरे प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया था। फिर जहां से गुजरात ने इनको पिक किया, और फिर ये कैप्टन बने, और इन्होंने एक टाइटल जीता पहला अपने डेब्यू पर, और फिर उसके बाद जो दूसरा था उसमें भी ये फाइनल तक पहुंचे। सो अब ऐसा क्या हो गया कि मुंबई इंडियंस को इतनी याद सताने लगी हार्दिक पांड्या की। वैसे तो ये खबरें आ रही थी कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, और ये खबरें अभी की नहीं हैं, कुछ मंथ्स पहले, बल्कि काफ़ी मंथ्स पहले से आना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं ये सिर्फ क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि वॉज इट द राइट टाइम, क्या ऐसा करना इस वक्त ज़रूरी था।
और क्या अगर रोहित शर्मा ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया होता, अगर इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गया होता, तो भी क्या मुंबई इंडियंस का यही फैसला होता? और अगर हम रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात सोचें, तो आपके ख्याल में क्या रोहित शर्मा अगर वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, तो क्या आईपीएल भी खेलना छोड़ देंगे? आईपीएल खेलना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और जितने अच्छे वो कैप्टन हैं, सो क्या उन्हें वाकई अगले साल रिमूव कर देना चाहिए? मेरे ख्याल में अभी वो 3-4 साल और बिल्कुल आसानी से आईपीएल खेल सकते हैं। जब धोनी इतना अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वाई नॉट रोहित शर्मा, एक ऐसा कैप्टन कि जो आपके साथ आपकी फ्रेंचाइज को इतने अच्छे से लेके चला, इतने टाइटल जितवाए, और आप यहाँ पे बस हार्दिक पांड्या के चक्कर में, मतलब हार्दिक पांड्या नहीं हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो गया। यानी इस चक्कर के अंदर आपने एक ऐसी डील की, कल जो डील लेट हुई थी वो भी आप सबको पता चल गया होगा कि वो इस वजह से कि पैसे ही नहीं थे, तो जो प्लेयर्स रिलीज़ किए वो शो कर दिए, और फिर ये जो हार्दिक पांड्या हैं ये रिटेंशन में रहे गुजरात की, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब डील हुई और 2 के बजाय 3 फ्रेंचाइजेस इन्वॉल्व हुई, क्योंकि सारे पैसे अगर गुजरात को दे देते तो फिर अपने पास क्या बचता। सो अब जी कैमरन ग्रीन वहाँ पे चले गए हैं, और इस वजह से अब अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो उनके पास मेरे ख्याल से 17 करोड़ समथिंग, अभी सब फ्रेंचाइज की पॉकेट की बात करते हैं, इतने पैसे आ गए हैं कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव डिसीजन करके बाकी स्लॉट्स फिल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। सो जनाब मुंबई इंडियंस के पास 17 करोड़ अवेलेबल हैं, और इसके अंदर उनके पास 8 जो स्लॉट्स हैं अवेलेबल हैं, और जिसके अंदर 4 ओवरसीज़ हैं। सो अब 17 करोड़ के अंदर ये जो 4 ओवरसीज स्लॉट्स हैं, और फिर आपके पास बाकी की आपकी डोमेस्टिक का टैलेंट भी है, वो क्या उसके अंदर पिक करेंगे, क्या चूज़ करेंगे ये, लेकिन ये यकीनन इंटरेस्टिंग होगा देखना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर हम यहाँ पे फ्रेंचाइज बाय फ्रेंचाइज चलें, तो जो CSK है, पॉकेट की बात कर लेते हैं, जो किसके पास कितने पैसे हैं। तो जो चेन्नई सुपर किंग है, इनके पास 31.5 करोड़ इस वक्त मौजूद है, और जी स्लॉट्स की बात करें तो इनके पास 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 3 ओवरसीज़ की हैं। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की बात करें तो उनके पास 28 करोड़ 95 लाख रुपए हैं, और ये भी देखते हैं इसके अंदर क्या आप पिक एंड चूज़ करते हैं। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो इनके पास 38 करोड़ है तकरीबन, लेकिन हम गुजरात की बात करें तो काफ़ी सेटल्ड ये हमें फ्रेंचाइज दिखाई देती है, और इसके अंदर 8 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ 2 ओवरसीज़ हैं, यानी कि सिर्फ 2 ओवरसीज़ इन्होंने पिक करने हैं, और जो अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छी है, 38 करोड़। और KK की हम यहाँ पे बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो 32.7 करोड़ इनके पास अवेलेबल है, जो अमाउंट है इनकी पॉकेट में, और 12 स्लॉट्स इनके पास अवेलेबल हैं, कि जिसमें से 4 ओवरसीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादातर जो है ना वो अपने पेसर्स रिलीज़ किए हैं, स्पिनर्स और बैटर्स वो सब इनके पास हैं, क्योंकि जो पैसे इनके पास अवेलेबल हैं इसमें से ये अच्छे पेसर्स पिक करेंगे, और अच्छे पेसर्स के अंदर ऑफ कोर्स पैट कमिंस के ऊपर इस वक्त सब फ्रेंचाइजीज़ की निगाहें होंगी। और हम मज़ीद बात करें यहाँ पे, तो मुंबई इंडियंस की हमने कर ली, और जी लखनऊ की बात कर लेते हैं। इनके पास ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसके पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं है पॉकेट में, 13.5 करोड़ इनके पास इस वक्त अवेलेबल है, और जो इन्होंने प्लेयर ज़्यादातर रिलीज़ किए हैं वो ऐसे किए हैं कि जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये आपने क्यों रिलीज़ कर दिए। सो 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ज़्यादातर जो अपने प्लेयर्स इनके पास की प्लेयर्स थे वो रखे हैं, 2 ओवरसीज़ प्लेयर्स की स्लॉट्स इनके पास अवेलेबल हैं। और इसके बाद हम पंजाब किंग्स की बात करते हैं, तो 29.1 करोड़ की पॉकेट मनी इनके पास है, 8 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और 2 ओवरसीज़ हैं, यानी 2 ओवरसीज़ इन्होंने पिक करने हैं, तो इनके पास भी 2 ओवरसीज़ पिक करने के लिए, और बाकी अपनी जो डोमेस्टिक टैलेंट है उसको उसमें अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है। उसके बाद जी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आ जाते हैं, जिनके पास 23.25 करोड़ मौजूद है, 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं,
कि जिसमें से 3 जो हैं वो ओवरसीज़ की हैं। और जी राजस्थान रॉयल्स के पास 14.5 करोड़ है, लेकिन अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके पास 8 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, यानी इन पैसों में से 8 स्लॉट्स आपने फिलअप करनी है, 3 जिसमें से ओवरसीज़ की हैं। तो ये कैसे पिकन करेंगे, क्या ये अपना हिसाब किताब बिठाएंगे, ये ऑक्शन में देखना होगा, और जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। सनराइज़र्स की बात करें तो इस वक्त ये जो फ्रेंचाइज है ये सबसे ज़्यादा अमीर फ्रेंचाइज है, सबसे ज़्यादा मनी इनकी पॉकेट में है। इनकी पॉकेट में जी 34 करोड़ हैं और जो 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं। यानी कि अगर अब हम देखें तो ये जो सनराइज़र्स हो गए, या इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग हो गए या दिल्ली कैपिटल हो गए, इनके पास अच्छी अमाउंट अवेलेबल है। और मुंबई इंडियंस हैं, या यहाँ पर जी राजस्थान रॉयल्स हैं, या फिर हम देखें तो लखनऊ है, इनके पास पैसे कम हैं। सो अब ऑक्शन में क्या होगा, ये है मज़े की चीज़ देखने वाली। क्योंकि इस दफ़ा क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ है और काफ़ी ऐसा टैलेंट है कि जिसके ऊपर सब फ्रेंचाइजेस की निगाहें हैं। पैट कमिंस ऑफ कोर्स लास्ट ईयर नहीं थे, इस दफ़ा वो ऑक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, तो उनको पिक किया जाएगा। क्या अमाउंट उनकी लगेगी प्राइज़ मनी, ये देखने वाली बात है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा अगर हम टैलेंट की बात करें सो यहाँ पे रचिन एक ऐसा नाम है, और इसके साथ ही न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल हैं, और जी हम देखें तो नीदरलैंड के कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि उनके कैप्टन हो गए, या इसके अलावा वेंडर मर्व हो गए, या इनके 1-2 और प्लेयर्स हैं कि जिनके नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। सो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो पैसे लगाना चाहेंगी, और कैसे अब वो पिक एंड चूज़ करेंगी, और क्या कौन से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस फ्रेंचाइज में जाएंगे, ये सब हमें देखना है। और कौन सी नई एंट्रीज हो रही हैं ये भी हमें देखना है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैरी ब्रूक हो गए, इनको रिलीज़ कर दिया गया। इसके अलावा शाहरुख खान जो कि बड़े एक प्राइज मनी इन पे वो लगी हुई थी, इनको रिलीज़ कर दिया गया। जोफ्रा आर्चर को रिलीज़ कर दिया गया, क्रिस जॉर्डन को रिलीज़ कर दिया गया। आप देखिए टीम की परफॉर्मेंस कितनी ज़रूरी होती है। इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, प्लेयर्स खुद विड्रॉ हो गए, और जो नहीं हुए उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए। आदिल राशिद हो गए या डेविड विली हो गए, हालांकि डेविड विली की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में। और न्यूजीलैंड की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, सो उसमें से भी अच्छे पिक एंड चूज़ होंगे। वैसे तो टीम साउथी और फर्गूसन को रिलीज़ कर दिया गया है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो अभी 12 दिसंबर तक तो वैसे ट्रेड की विंडो ओपन है, उसके बाद जी होगी मिनी ऑक्शन, और फिर उसके बाद दोबारा से 1 माह के लिए ट्रेड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखते हैं जी क्या हिसाब किताब बैठता है, किस फ्रेंचाइज के अंदर कौन से खिलाड़ी जाते हैं। और आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की फेवरेट जो कि IPL की टीम है वो कौन सी है, कौन सी टीम आप चाहते हैं कि जीते इस दफ़ा। मेरी जनाब फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं बस ये IPL इंजॉय करना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो द IPL वेरी कीनली, क्योंकि मैंने इससे पहले जो IPL है टू बी वेरी फ्रैंक इतना ज़्यादा उसको कीनली फॉलो नहीं किया है। बस कोई मैच देख लिया, कोई नहीं देखा, या मैच समरी पढ़ ली। लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है कि जनाब अच्छे से इस IPL को फॉलो किया जाए और इन सब मैचेस को एंजॉय किया जाए। सो जनाब अब इमाद वसीम के टॉपिक की जानिब आते हैं। हम सब जानते हैं कि ही टुक द रिटायरमेंट, और उस पर काफ़ी बातें हुई। बाज़ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान हो गया और उनसे बात करनी चाहिए, वो रिटायरमेंट वापस लें। और जी जब मैंने वीडियो की थी तो कुछ जो व्यूअर्स हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, इन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, और यह बिल्कुल सही पॉइंट है। इमाद वसीम चले गए, एक बड़ा ही अच्छा पाकिस्तान का टैलेंट। ऑफ कोर्स T20 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, वो टेस्ट तो वैसे ही नहीं खेलते थे, और ODI के अंदर हम चाह रहे थे कि उनको वर्ल्ड कप में देखें, लेकिन उनको नहीं पिक किया गया क्योंकि बाबर आजम की मर्जी थी, मर्जी के प्लेयर्स वो पिक करके लेके गए, और बाद में वो ऐसे उनके फैंस उनको ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनके साथ कौन सी ज्यादती हो गई है अगर उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है या उनको T20 और ODI फॉर्मेट से हटा दिया गया है। तो सो जी इमाद वसीम एक ऐसा नाम है कि जिनको लोगों ने हमेशा बड़ा पसंद किया है,
और उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं T20 के अंदर वो काबिल तारीफ़ रही हैं और अभी तो वो बड़ी अच्छी फॉर्म में मौजूद हैं। सो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि उनके बगैर टीम नामुकम्मल है या हम खेलेंगे कैसे, तो देखिए जो क्रिकेट होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। क्रिकेट जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट के बाद आते हैं। अगर हत्ता कि जो कोहली हैं या रोहित शर्मा हैं ये टीम इंडिया से बढ़ के नहीं है, टीम इंडिया की वजह से ये हैं। इसी तरह इमाद वसीम टीम पाकिस्तान की वजह से हैं। सो ऐसा नहीं है कि किसी ने रिटायरमेंट ले ली, कोई वापस चला गया तो ये बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो रिटायरमेंट ली है उसकी एक रीज़न जैसे कि हमने वो डिस्कस की थी वो हैं उनके फाइनेंशियल इशूज़। वो कि भाई वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम कम है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूँ और पैसे कमाऊँ। और जो दूसरा एक एंगल है, क्योंकि देखिए इमाद वसीम तो काफ़ी अरसे से ही इस टीम का हिस्सा बनना चाहते थे, इस इंतज़ार में थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह से यकीनन वो डिसार्ट भी हुए। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो CPL का आई थिंक जो पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने छोड़ दिया था और इस चक्कर में उनको टीम में ले लिया जाएगा और टीम में भी नहीं लिया था, वहाँ पे भी नुकसान हो गया था, टीम में भी नहीं लिया था, तो प्लेयर डिसहार्ट होता है। और उसके बाद हम देखें तो वो जिस तरह से जब नजम सेठी आए और मैनेजमेंट चेंज हुई और इमाद वसीम की भी टीम में वापसी हुई, कराची किंग का दोबारा से उनको कैप्टन बनाया गया, तो अगर आप उनके कुछ बयानात पढ़ें तो वो यकीनन सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसमें उन्होंने ये खुलकर इजहार किया है कि मुझे पता ही नहीं है कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे क्यों नहीं खिलाया गया, मुझे टीम में क्यों पिक नहीं किया गया। उन्होंने शिकवा किया है, ही कंप्लेन्ड अबाउट इट। और उसके अलावा उन्होंने एक और जगह कहा कि अब अगर मुझे बिला वजह ड्रॉप किया गया तो मैं एक्शन लूँगा। यानी जो प्लेयर है वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है, वो ये चाहता था वो पाकिस्तान से खेले, लेकिन जो बाबर आजम और ने जो 4 साल गुजारे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान पहुँचाया है। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बददिल होकर बदजन होकर चले गए। समी असलम का एक नाम है, टेस्ट ओपनर आपका, और वो टेस्ट ओपनर चला गया। इसके अलावा फवाद आलम जो हैं वो जनाब USA में चले गए। इसके अलावा कई लोकल प्लेयर्स हैं हमारे वो डोमेस्टिक के कि अगर हम गिनवाने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसे के अंदर जब आप खुशदिल शाह के अंदर, आसिफ अली के अंदर जो कि आपकी अपनी कंपनी के प्लेयर हैं, जो कि साया कॉरपोरेशन के प्लेयर हैं, फ़खर जमान के अंदर जो इंजर्ड हैं या जो केपेबल नहीं थे जैसे कि आसिफ अली हो गए या मोहम्मद हारिस हो गए, उनको आपने टीम के साथ रखा हुआ है। और जो लड़के वेल डिज़र्विंग हैं, मीर हमज़ा की तरह या इसके अलावा साहबजादा फरहान की तरह या तैयब ताहिर की तरह, वो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोचते होंगे कि भाई ये अच्छे हैं जो कि खेले बगैर ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हसीबुल्ला क्या सोचते नहीं होंगे कि मैं इतना अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बावजूद मोहम्मद हारिस मुझसे कहीं कम एक्सपीरियंस और कहीं कम परफॉर्मेंस दे के जब टीम में पहुँच गए हैं, तो वाई आई वेस्ट माई टाइम ओवर हियर। सो ये जो दिल तोड़े हैं ना बाबर आजम ने बहुत से उन प्लेयर्स के जो वेल डिज़र्विंग थे, इसके रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी क्रिकेट को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा इससे। तो बिल्कुल ये भी एक रीज़न है कि इमाद वसीम कहीं ना कहीं डिसार्ट हो चुके हैं कि मैंने इतना जो है टाइम दिया या मुझे बिला वजह ड्रॉप कर दिया गया। और वो कहीं ना कहीं एग्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट में ये भी एक वजह बना होगा, चाहे उसका 10% हो 15% हो, लेकिन ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल टीम इंडिया के जनाब मैच की बात करें, सेकंड T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया ने। जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि लास्ट मैच में जो सीनियर प्लेयर्स थे लाइक स्काई हो गए या ईशान किशन हो गए, उसके बाद रिंकू सिंह तो खैर नहीं है और वो एक अलग ही केस है, वो परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इन लोगों ने आके बड़ा अच्छा एक स्कोर को आगे बढ़ाया था, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले थे। लेकिन इस मैच में क्या अच्छी बात हुई, इस मैच में ये अच्छी बात हुई कि इंडिया को शुरू से बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला। जो 2 ओपनर्स थे, गायकवाड हो गए, जायसवाल हो गए, इन्होंने हाफ सेंचुरीज बनाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईशान किशन थोड़ा सा स्लो रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया प्रेशर अब्सॉर्ब करने के बाद। रिंकू सिंह ने 9 गेंदों पर मेरे ख्याल से 31 या 34 मेरे ख्याल से रन बनाए हैं। तो ये जो 200 प्लस के स्कोर को 234 पे लेके गए, तो ये इंडिया की बैटिंग को क्रेडिट जाता है। उसके अलावा जो इनकी बॉलिंग है जो लास्ट मैच में इतनी अच्छी नहीं थी, स्काई की जो कैप्टनसी है, जो बॉलिंग स्विचिंग और जो फील्ड की रिप्लेसमेंट है वो भी अच्छी थी पहले मैच के मुकाबले में।
और इसके अलावा जो उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया और जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की वो काबिल तारीफ़ है, चाहे वो रवि बिश्नोई हैं, चाहे वो शुभदीप सिंह हैं, या इसके अलावा हम देखते हैं कि हर बॉलर ने विकेट हासिल की है और 44 रन से इंडिया ये मैच जीत गया। तो जी बड़ी अच्छी बात है, इंडिया की टीम को मुबारक हो। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं क्योंकि वर्ल्ड कप T20 करीब है और इंडिया ने इतनी, अगर हम IPL को निकाल दें तो आई थिंक 11 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। सो जितनी प्रिपरेशन हो सके उतनी अच्छी करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी कैंप जनाब जो कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए लगाया गया पिंडी में, वो ख़त्म हो चुका है। 2 दिन के वहाँ पे 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा, खिलाड़ियों ने अच्छे से आपस में दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल और अच्छा भी खेला। और बाबर आजम, अच्छा एक टीम ऐसी थी जो बैटर्स की थी और एक टीम ऐसी थी जो बॉलर्स की थी। इस तरह से बनाई गई थी कि जिसमें बाबर आजम नॉट आउट रहे, शान मसूद नॉट आउट रहे और साइम अयूब ने 44 रन बनाए गालिबन। और इसी तरह जो अब्दुल्ला शफ़ी हैं, देखिए अब्दुल्ला शफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफ़ी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। और जिस तरह बॉडी से और बैट के दरमियान गैप दे के खेल रहे थे ना जो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स हैं, वो तो ऐसे ही आउट कर देंगे उन्हें। सो अब्दुल्ला शफ़ी को मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिस की और ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस अपने पे रखने की ज़रूरत है। आई वॉज थिंकिंग कि अब्दुल्ला शफ़ी हो गए या अब जायसवाल हो गए या गायकवाड हो गए, ये सारे एक ही एज के आगे पीछे हैं। लेकिन कल जायसवाल ने कितना अच्छा खेला है, या मैं सभी की यहाँ पे बात करूँ, हम ओपनर्स की बात कर लेते हैं दो, क्योंकि अब्दुल्ला भी ओपन करते हैं। सो उनके शॉट्स के अंदर कितना कॉन्फिडेंस था और कितने अच्छे से वो खेल रहे थे, कोई स्लॉगिंग नहीं थी। लेकिन उसके मुकाबले में जो अब्दुल्ला हैं वो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देते हैं। क्या वजह है इसकी वजह है जनाब, आप अर्ली पिक कर लिए जाते हैं। पसंद नापसंद की बिना पे आपको टीम के साथ सैर करवाना शुरू कर दी जाती है और डोमेस्टिक आप नहीं खेलते। डोमेस्टिक खेलना, लॉन्ग फॉर्मेट खेलना बेहद ज़रूरी है। ज़मान खान ने भी कहा है कि जी वो भी लॉन्ग फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट उन्होंने विल तो दिखाई है कि वो खेलना चाहते हैं। नहीं खेली एक अलग बात है और बिल्कुल उनको खेलना चाहिए अगर वो वाकई ODI या टेस्ट खेलना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो सो जी अगर हम इस कैंप की बात करें और इस कैंप के अंदर जनाब बाबर आजम जो काफ़ी रिलैक्स दिखाई दी है, वो स्पिन बॉलिंग करते हुए दिखाई दी है। तो इसका मतलब है कि वो जब कैप्टनसी का प्रेशर हटा है तो वो अपनी बॉलिंग पर भी तवज्जो दे रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियोस देखी कि जिसमें साजिद खान साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान के स्पिनर, उनके साथ साजिद खान थे या नोमान अली थे, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। खैर वो साथ खड़े हुए थे और वो बॉलिंग कर रहे थे। तो अच्छी बात है, अगर बाबर बॉलिंग करना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर तो क्यों नहीं। वो डोमेस्टिक में पहले भी एज ए ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर चुके हैं। और जो शान मसूद की खबरें आ रही हैं कि शान मसूद जो हैं वो थोड़े से उस तरह से कैप्टनसी नहीं अभी तक कर पा रहे हैं, या उनका वो जो दबंग रोल है वो सामने नहीं आ रहा। तो हम शान मसूद को कहेंगे कि जनाब ये जो आप शान मसूद एक बड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड फैमिली से हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और क्रिकेटिंग की बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो शान मसूद को समझना पड़ेगा कि गोरों की कैप्टनसी करना, काउंटी क्रिकेट के अंदर कैप्टनसी करना और एशिया के माहौल के अंदर कैप्टनसी करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पे सियासत भी होती है, यहाँ पे लेग पुलिंग भी होती है और यहाँ पे आपको ख़ुद को मनवाना पड़ता है थोड़ा सा। मैं ये कहूँगी कि दबंग रोल आपको दिखाना पड़ता है, तभी प्लेयर्स आपके सुनेंगे। सो ये शान मसूद को करना पड़ेगा जी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप जी बिल्कुल आपसे मुखातिब हुए, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह निगहबान।